मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेक्सटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के चैप्टर 12 के ऊपर। चैप्टर 12 के कुछ प्रोविजंस के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के चैप्टर 12 जो है संबंधित है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू से, यानी कि भू राजस्व के संग्रह की बात करता है, जो कि ये चैप्टर 163 से लेकर के 205 सेक्शन तक का चैप्टर 12 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं। अब सेक्शन 163 के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। लैंड रेवेन्यू टू बी फर्स्ट चार्ज, द लैंड रेवेन्यू असेस्ड ऑन एनी होल्डिंग शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन सच होल्डिंग and also on trees or building standing thereon on the rent, profit or produce thereof। किसी जोत का निर्धारित भू राजस्व ऐसी जोतों पर या उस पर स्थित वृक्ष या भवनों या उसके लगान, लाभ या उपज पर भी होगा, प्रथम प्रभार होगा। यानी भू राजस्व किस पर लागू होता है? भू राजस्व जोत पर लागू होता है, उस पर जो वृक्ष लगे हैं उन पर लागू होता है, जो भवन बना होता है उस पर लागू होता है, और उसके लाभ पर, जो उपज की लाभ होता है उस पर लागू होता है। द क्लेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल हैव प्रायोरिटी ओवर ऑल अनसिक्योर्ड क्लेम और एनी लैंड अगेंस्ट द होल्डर देयरऑफ। भू राजस्व के बकाये की वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के संबंध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिबद्ध दावे के रूप में वरीयता दी जाएगी। यानी कि जब भू राजस्व का जो बकाया है वो उसको अनसिक्योर्ड डेब्ट जो होता है उसी के तरीके से इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर कोई अन्य बकाया भी है तो सबसे पहले इस बकाये को इसको प्रायोरिटी की जाएगी। अब सेक्शन 164 ये बताता है कि भूमिदर्श टू बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, यानी भूमिदर्श संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होंगे। ऑल को भूमिदर्श ऑफ एनी होल्डिंग शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग एसेस्ड देयरऑन एंड ऑल पर्सन सक्सीडिंग whether by devolution or otherwise in the interest of such bhumidar shall be liable for all areas of land revenue due in respect of such land। किसी जोत के समस्त सह भूमिदर उस पर तत्समय निर्धारित भू राजस्व के भुगतान के लिए राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होंगे, और ऐसे भूमिदर के हित के चाहे न्यायगमन द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उत्तराधिकारी समस्त व्यक्ति ऐसी भूमि के संबंध में भू राजस्व के बकायों के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि अगर कोई किसी भूमिदर संपत्ति, यानी किसी खतियार जमीन की अगर यहाँ पर बातचीत हो रही है, अगर उसमें एक से अधिक उसके जो है मालिक हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर पिता मर गए हैं तो पिता के बाद जो वारिसान बचे सबका नाम उस पर आ गया, तो उस जोत के एक से अधिक भूमिदर हो गए, तो उस कंडीशन में जो भूमिदर होंगे वो संयुक्त रूप से लाइबल होते हैं और अलग अलग भी लाइबल होते हैं। और ऐसा है तो उसको चाहे डेवोल्यूशन के द्वारा आया हो या फिर अन्य किसी प्रकार से आया हो, लेकिन वो भू राजस्व के बकाये के रूप में लाइबल होंगे। अब यहाँ पर डेवोल्यूशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। डेवोल्यूशन का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और कोई विल नहीं एग्जिस्ट करती है तो जो भी उसके उत्तराधिकारी में होंगे उनको उत्तराधिकार के रूप में उस प्रॉपर्टी में जो उसका राइट है वो उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, जो राइट होगा उसमें वेस्ट हो जाएगा। इसी वेस्टिंग राइट को ही जो है डेवोल्यूशन कहा गया है। सेक्शन 165 में कहा गया है लैंड रेवेन्यू व्हेन बिकम ड्यू एंड पेबल,
यानी कि राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना। The land revenue leviable in respect of any agricultural year shall become due on the first day of that year and shall be payable at such time in such installment to such person at such place in such manner as may be prescribed। कृषि वर्ष के लिए उत्ग्रहणीय भू राजस्व उस वर्ष की प्रथम दिनांक को देय हो जाएगा और उसका ऐसे समय पर, ऐसे किस्तों, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे स्थान पर, ऐसी रीति जैसा विहित किया जाए भुगतान किया जाएगा। यानी कि जैसे ही कृषि वर्ष स्टार्ट होगा उसके पहले दिन से जो है भू राजस्व का देय होना ड्यू हो जाएगा। और सेक्शन 166 में कहा गया अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक सच अरेंजमेंट एंड एम्प्लॉय सच एजेंसी फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एज इट मे डीम फिट। राज्य सरकार भू राजस्व संग्रह के लिए ऐसा प्रबंध कर सकती है और ऐसा अभिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह नियुक्त समझे। सेक्शन 167 में डिफॉल्टर की बात कही गई। एनी लैंड रेवेन्यू ड्यू और नॉट पेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 165 बिकम्स देयर फ्रॉम ऑन एन एरियर एंड द पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट सच बिकम डिफॉल्टर। यदि कोई भू राजस्व जो देय है जिसका भुगतान धारा 165 में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व न किया गया हो, उस दिनांक से बकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्रतिक्रमी होते हैं। तो धारा 165 में क्या गया है कि कृषि वर्ष के प्रथम दिन ही जो है भू राजस्व देय हो जाता है। तो आपको भू राजस्व का जो भुगतान होगा कृषि वर्ष शुरू होने से पहले कर देना होगा और जैसे ही पहले दिन भुगतान देय हो गया तो वैसे ही आप डिफॉल्टर हो गए, उसके अगले दिन से आप डिफॉल्टर हो गए। तो यहाँ पर सेक्शन 167 में यही बात कही गई है। सेक्शन 168 में कहा गया है कि सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस ऑफ एरियर। A statement of account certified by Tahsildar shall for the purpose of this chapter be conclusive evidence of the existence of a year of land revenue, of its amount and of the person who is the defaulter। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण भू राजस्व के बकाया होने और उसकी धनराशि को ऐसे व्यक्ति के मृत्यु में होने का निश्चायक प्रमाण होगा। यदि कोई भू राजस्व बकाया होगा तो उसमें तहसीलदार जो होगा एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो ये जो प्रमाण पत्र होगा इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि वो व्यक्ति जो है व्यतिक्रमी है। अब सेक्शन 169 में रिट ऑफ डिमांड की बात कही गई है। क्या कहा गया रिट ऑफ डिमांड में? एज सून एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज बिकम ड्यू, रिट ऑफ डिमांड में बी इशूड बाय तहसीलदार अगेंस्ट द डिफॉल्टर कॉलिंग अपॉन हिम टू अपेयर और टू पे द अमाउंट विद इन टाइम टू बी स्पेसिफाइड। जैसे ही भू राजस्व के बकाया देय हो जाएगा तो बकाया कब देय होगा? कृषि वर्ष के प्रथम दिन। यदि आपने भुगतान नहीं किया तो भू राजस्व का बकाया देय हो गया तो वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग पत्र जारी कर सकता है, जिसको ऐसे समय के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाए, यानी जो टाइम स्पेसिफाइड किया जाएगा रिट ऑफ डिमांड में, तो वो अपने पास उपस्थित होने के लिए या फिर धनराशि भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी। सेक्शन 170 में कहा गया प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर। एनी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिमेनिंग अनपेड विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द रिट ऑफ डिमांड मे बी रिकवरी बाय एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, नेमली by arrest and detention of the defaulter, by attachment and sale of the movable property including agriculture produce, by attachment of any bank account or locker of the defaulter, by attachment in the land in respect of the area in due, by lease or sale of the land in respect of the area in due, by attachment and sale of the immovable property of the defaulter, by appointing receiver or any property movable or immovable of the defaulter। मांग पत्र में निर्धारित समय के अंदर भुगतान न किए गए भू राजस्व के बकाया निम्नलिखित में से किसी एक से अधिक प्रक्रिया से वसूला किया जाएगा। यानी भू राजस्व की जो बकाये की वसूली की जो प्रक्रिया है सेक्शन 170 में दी गई है। इसमें 7 तरीके बताए गए हैं। पहला क्या है कि उसकी गिरफ्तारी करके, यानी डिफॉल्टर की गिरफ्तारी या फिर उसको निरुद्ध करके। दूसरा है उसकी जंगम संपत्ति, इसमें कृषि उपज भी शामिल है, उसकी कुर्की और विक्रय करके। तीसरा है व्रतकर्मी को किसी बैंक खाते या लाकर में की कुर्की करके। उसके बाद है ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया दे हो उसकी कुर्की करके। ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया दे हो पट्टे पर देकर या उसकी ब्रिकी करके। व्रतकर्मी को किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की करके या ब्रिकी करके। व्रतकर्मी को किसी स्थावर या जंगम संपत्ति में किसी रिसीवर की नियुक्त करके। तो ये 7 तरीके हैं।
पहला क्या है, अरेस्ट एंड डिटेंशन है। दूसरा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है अटैचमेंट की बात कही गई है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी इंक्लूड है। तीसरा है बैंक लॉकर के जो है अटैचमेंट की बात कही गई, बैंक अकाउंट या लॉकर के अटैचमेंट की बात कही है। चौथा है किसी लैंड के जो है अटैचमेंट की बात कही जिस पर एरिया ड्यू है। उसके बाद है लीज और सेल ऑफ द लैंड जिस पर एरिया ड्यू है। और अटैचमेंट एंड सेल अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इसके अलावा कोई अन्य संपत्ति है डिफॉल्टर की, उसके अटैचमेंट की बात कही गई है। और लास्ट में रिसीवर अपॉइंट करने की बात कही है। तो ये 7 तरीके से भू राजस्व के बकाये की वसूली की जाती है। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया, फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट हैज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट 2 or more प्रोसेसेस here and before mentioned may be issued and enforced simultaneously or any or one after the other। भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली कोई धनराशि केंद्र जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में दे हो, इस धारा के अधीन प्रतिक्रमी के स्थित स्थावर संपत्ति, इसमें कोई जोत भी शामिल है, इसका भूमिधर है, से आदेशिका द्वारा वसूला जा सकता है। तो आपने आज जो है चैप्टर 12 भू राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो है भू राजस्व के जो संग्रह करने के लिए जो चैप्टर बना हुआ है उसके कुछ प्रोविजंस के ऊपर चर्चा की है। शेष प्रोविज़न के ऊपर मैं चर्चा अपने अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल समझ में आता है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।